एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मशीन आर रेट। TY.BCom में कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी हम लोग ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ मशीन आर रेट। तो इस लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे कि मशीन आर रेट का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मेट, एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि मशीन आर रेट को कैसे लॉजिकली सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मशीन आर रेट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मशीन आर रेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेट, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अगर कोई मशीन रन होती है, मशीन चलती है, तो उसका क्या कॉस्ट होगा उसको बोलते हैं मशीन आर रेट। तो मशीन आर रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन फॉर 1 आवर। 1 घंटे अगर आपने ऑपरेट किया मशीन को तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड मशीन आर रेट। समझ में आया? तो नाम से पता चलता है मशीन आर रेट मतलब 1 आवर में उसका रेट कितना है। तो रेट इन द सेंस यूज़ करने का रेट नहीं, आपके फैक्ट्री के अंदर मशीन है, उसको अगर आपने ऑपरेट किया 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे में आपका कितना कितना खर्चा जाता है वो बताओ। आई बात समझ में? तो दैट इज़ कॉल्ड मशीन आर रेट। अब बोलेंगे सर ये निकालने की क्यों ज़रूरत है? तो इसको इसलिए निकाला जाता है क्योंकि मशीन आर रेट इज़ सूटेबल व्हेन द मेजर पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय मशीन। क्योंकि आप चारों तरफ से मशीन से घिरे हुए हो, आपका जो मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का उसके अंदर ज़्यादातर मशीन यूज़ होती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई 1 घंटे में मुझे मशीन का कितना खर्चा आ रहा है। आई बात समझ में? तो मशीन आर रेट जो यूज़ होता है ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है जहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो मशीन करती है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। पहला मशीन आर क्या होता है, दूसरा क्यों सूटेबल है, किस ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन के थ्रू होता है। फिर मशीन आर रेट जो MHR है उसको निकाला कैसे जाता है? तो हम लोग निकालते हैं उसका टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन। अब देखो, मशीन को खरीदने का खर्चा नहीं बोला है, मशीन को रन करने का खर्चा बोला है। ये देखो यहाँ पे बोला टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन। आपने मशीन खरीदा 1 करोड़ का, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। आपने 1 करोड़ की मशीन लाके फैक्ट्री में रखा, अब उसको रन कर रहे हो, तो वो रन करने का टोटल कॉस्ट निकालो। पर मंथ हो सकता है, पर एनम हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से लेने का, उसका टोटल कॉस्ट ले लो। वो टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करने का, उसका टोटल रन आवर्स वो कितना, मतलब अगर साल भर का ले रहे हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स पर ईयर ऑफ मशीन। जितना घंटे वो काम करी पूरे साल भर में उससे डिवाइड कर दो, जितना खर्चा लगा पूरे साल भर का उस अमाउंट से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा मशीन आर रेट। समझ में आया? तो ये कॉस्ट में आपको मशीन का परचेज प्राइस नहीं लेना। हाँ, परचेज प्राइस पे डेप्रीशिएशन ले सकते हो आप, क्योंकि डेप्रीशिएशन रन करने के थ्रू यूज़ होता है, मतलब जैसे जैसे मशीन यूज़ होता है तो उसका वैल्यू कम होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, तो वो ले सकते हो आप। आई बात समझ में? तो कॉस्ट ऑफ रनिंग है मशीन, टोटल कॉस्ट लेने का डिवाइड बाय टोटल आवर्स से डिवाइड कर देने का, 1 घंटे का रेट आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये आप टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन करते हैं ना तो उसके अंदर 2 चीज़ होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रनिंग ए मशीन, मशीन को रन करने के कुछ फिक्स खर्चे होते हैं और कुछ वेरिएबल। फिक्स्ड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल को जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रनिंग चार्जेस। ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही बाइफिकेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टैंडिंग चार्जेस हैं और कौन कौन से रनिंग चार्जेस हैं। टोटल करने का डिवाइड बाय टोटल आवर्स कर देने का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द 4th वन। 5th वन क्या बोला है? आपको जो एग्ज़ाम में आएगा ना वो आएगा 2 टाइप का, एक बेसिक मशीन आर रेट निकालना पड़ेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का फॉर्मेट सेम रहने वाला है। जब कॉम्प्रिहेंसिव आएगा ना तो मशीन को जो रन करते हो ना, जो मशीन रहती है उसको रन करते हो ना, तो उसको रन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है, ऑपरेटर, उसको जो वेजेस पे करते हो, ठीक है, उसको अगर इंक्लूड कर दिया तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, अगर उसको इंक्लूड नहीं किया तो वो बेसिक हो जाएगा।
तो इसका फॉर्मेट में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन आपको ये याद रखना है बेसिक मशीन आवर रेट में और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट में यही डिफरेंस है। कॉम्प्रिहेंसिव में मशीन को रन करने वाला जो रहेगा उसका भी आप इंक्लूड करोगे अमाउंट वेजेस का, और अगर बेसिक रहेगा तो उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करने का, तो बेसिक आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो बेसिक का मतलब है नॉर्मल। हम लोग का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि भाई हमारा जितना भी मशीन का खर्चा है वो लेना है ना। तो मशीन आर रेट, तो मशीन के ही खर्चे लो ना। लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई नया बंदा आ रहा है, स्पेशलाइज बंदा आ रहा है जो मशीन को ऑपरेट करता है, क्योंकि ज़्यादातर मशीन देखो ऑटोमेटिक चलती है, राइट, तो वो बेसिक है। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज बंदा आके उसको ऑपरेट कर रहा है तो उसका खर्चा अगर इंक्लूड करेंगे तो वो एक मतलब अलग ढंग से आपको मशीन आर का रेट देगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसीलिए नॉर्मल मशीन जो काम करती है उसका खर्चा लेंगे तो बेसिक आर, और जब उसके अंदर उसको ऑपरेट करने का खर्चा इंक्लूड करेंगे, वेजेस को इंक्लूड करेंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब थोड़ा डिटेल्ड वाला, राइट। तो दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट में आपको फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट में दिया है कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट हो, 2 ही कॉलम बनाना है, एक टोटल का बनाने का, एक पर आर का बनाने का। उसमें भी हम लोग ये पर आर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। तो टोटल रुपीज़ आपको ध्यान में रखना है, रुपीज़ ध्यान में रखो। यही 2 कॉलम में आपको जो लिखना है लिखो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये टोटल और पर आर को भी इग्नोर करते हैं। रुपीज़ पर्टिकुलर रुपीज़ करके बना लो। फिर इसके अंदर पता है एक स्टैंडिंग लिखने का, ये जो मेजॉरिटी आपको जितना भी बोर्ड के पेपर है उसके हिसाब से मैंने लिखा है, ये 10 है, और रनिंग चार्जेस इसके अंदर 5 है। देखो मशीन ऑपरेटर वेजेस मैंने अलग से हाईलाइट किया है, क्योंकि ये अगर इंक्लूड होगा तो कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, और अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो नॉर्मल मशीन आर रेट आएगा, ठीक है। अब स्टैंडिंग के अंदर कौन सा है? तो जैसे रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये फिक्स्ड है। सुपरवाइज़र सैलरी हो गई। अब बोलेंगे सर सुपरवाइज़र तो मशीन बहुत सारी फैक्ट्री में रखी है, उसको सुपरवाइज करना है, तो कोई मशीन चल रही है कोई मशीन नहीं चल रही, तो भी सुपरवाइज़र को सैलरी देना पड़ेगा ना। सेम वे में वहाँ के एरिया का लाइटिंग जो होगा जहाँ पे मशीन रखी है वो फिक्स्ड है, वो लाइटिंग का खर्चा आने ही वाला है। आप चाहे मशीन को ऑपरेट करो या मत करो, रन करो या मत करो, इसलिए फिक्स्ड है। लुब्रिकेंट एंड ऑयल एंड कंज्यूमेबल, आपको पता है गाड़ी है, कार है, बाइक है, इसके अंदर ऑयल जाता है पेट्रोल के अलावा। पेट्रोल तो जितना रन करेंगे बाइक उतना ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये ऑयल जो है हर एक 3 महीने में आपको चेंज करना पड़ता है, चाहे आप उसको ज़्यादा यूज़ करो या कम यूज़ करो। आ रही है बात समझ? तो ऑयल एंड लुब्रिकेंट फिक्स्ड होता है। सन्ड्री सप्लाई, जनरल एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंटल, ये नॉर्मल छोटे मोटे कोई खर्चे आएंगे तो वो लिखना है रिलेटेड टू मशीन। फोरमैन सैलरी हो गया, जैसे सुपरवाइज़र है वैसे फोरमैन सैलरी आता है। फोरमैन सैलरी मतलब ये भी फैक्ट्री में काम करता है तो उसका फिक्स सैलरी होता है, तो ये फिक्स सैलरी आपको देना पड़ता है, तो इसके लिए इसको स्टैंडिंग चार्जेस में डाला है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट। अगर आपने मशीन को हायर परचेज पे लिया है तो उसके अंदर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे आपने कोई मशीन लिया है, 1 लाख की मशीन ली है, वो मशीन को आपने हायर परचेज पे लिया है, इंस्टॉलमेंट पे लिया है। अब वो हायर परचेज पे लिया है तो इंटरेस्ट तो आपको फिक्स देना ही पड़ेगा ना, राइट, तो वो इंटरेस्ट भी आपका फिक्स्ड हो जाएगा। फिर देखो एक डेप्रिसिएशन आता है, जहाँ पे मशीन रखा है वो जिस बिल्डिंग में रखा है वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसका भी आपको चार्जेस लेना पड़ेगा, लेकिन वो स्टैंडिंग में आएगा, फिक्स्ड में आएगा। लेकिन सेम डेप्रिसिएशन देखो एक यहाँ पे दिया है रनिंग में,